औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक कॉजेटिव वर्ब है। व्हाट इज़ अ कॉजेटिव वर्ब? कॉजेटिव वर्ब इज़ अ वर्ब दैट गिव यू सम साइन टुवर्ड्स अ पर्सन हु इज़ डूइंग समथिंग। मीन्स के ऐसा वर्ब जो इशारा दे कि काम किसी से करवाया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें दो केसेस होंगे कॉजेटिव वर्ब के अंदर कि जब आप काम किसी से करवा रहे हो, वो शख्स जिससे करवा रहे हो वो मालूम है, और दूसरा केस ये है कि जिससे काम करवा रहे हो वो सेंटेंस के अंदर मालूम ना हो, हमें लिखा हुआ ना मिले। मिसाल के तौर पर आप कहते हो कि दो केसेस हम ले लेते हैं। फर्स्ट केस हमारा होगा जब मालूम ना हो, काम करने वाला जब हमें मालूम हो, व्हेन वी नो whom we are making do something। जब हम जानते हैं कि हमने काम किससे करवाया है। पहला केस है कि जब हमें मालूम हो काम जिससे करवाया जा रहा है, हमें वो मालूम है। ठीक है, पॉजिटिव वर्ब के अंदर। तो ऐसी सूरत में आप सबसे पहले लगाओगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आप या लगाओगे मेक, या आप लगाओगे मेड, और या आप लगाओगे विल मेक। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओगे, और ऑब्जेक्ट के बाद आप वर्ब लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की पहली फॉर्म आपने लगा दी। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप कहते हो कि मैं इस मोची से जूते मरम्मत करवाता हूँ। आपके पास सेंटेंस है, मैं इस मोची से जूते मरम्मत करवाता हूँ। अब ये देखिए कॉजेटिव वर्ब की ये पहचान जो आपको क्लियर होगी। तो पहले मैंने आपको डिफाइन किया था ना, व्हेन वी नो होम वी आर मेकिंग डू समथिंग, कि जब हमें मालूम हो जिससे हम काम करवा रहे हैं। ठीक है, यानी कॉजेटिव वर्ब असल में है ही काम का करवाना है। दूसरे मानों में आप ये ले रहे हो काम करवाना, काम करवाने वाला वर्ब जो होगा वो होगा आपका कॉजेटिव वर्ब, जिसमें काम करवा रहे हो, कर ना रहे हो बल्कि काम किसी से करवाया जा रहा हो, वो कॉजेटिव वर्ब है। अब दो सूरतें हैं, एक ये जिसमें पता है कि किससे करवा रहे हैं, और दूसरा जिससे नहीं पता। तो हम जुमला कर रहे हैं जिसमें आपको मालूम है। अब काम क्या है? जूते मरम्मत करना काम है, और करवाना अब हम करवा रहे हैं। और किससे करवा रहे हैं? हमें मालूम है कि हम जूते मरम्मत करवा रहे हैं मोची से, इस मोची से। ठीक है, तो ऐसे जुमलों का ट्रांसलेशन करने के लिए ये आपके पास फार्मूला है कि सब्जेक्ट के बाद आप टेंस के मुताबिक या मेक लगाओगे, या आप मेड लगाओगे, या आप विल मेक लगाओगे, देन ऑब्जेक्ट एंड देन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगेगा आपका। ठीक है, अब ये चूंकि करवाता हूँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद पहली फॉर्म लगेगी। ठीक है, ये आपके जो मेक है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो यानी आप मजबूर कर रहे हो, मेक का मतलब है मजबूर करना, यानी आप मजबूर करते हो मोची को कि भाई ये पैसे लो और मेरे काम करो, जूते मेरे मुरम्मत करो। ठीक है, तो ये आप उससे करवा रहे हो, तो इसमें सब्जेक्ट होगा आप, क्योंकि आप करवा रहे हो। आई मेक दिस कॉबलर, इस मोची से आई मेक दिस कॉबलर mend the shoes। I make this cobbler, मैं इस मोची से का तर्जुमा इस मोची, दिस cobbler, I make this cobbler mend my shoes।
या मेंड दी शूज। अगर आपने कहा ना कि मैं इस मोची से अपने जूते, तो अपने का ट्रांसलेशन के लिए आप यहाँ पर माई कर देंगे, दी की बजाय माई शूज। अगर माई मेरे जूते नहीं है, अपने जूते नहीं लिख रहे, तो आप आई मेक दिस कॉबलर मेंड दी शूज आप कर देंगे, ठीक है। और इसी को ही अगर आप पास्ट में बनाना चाह रहे हो कि मैंने इस मोची से जूते मरम्मत करवाए, तो ऐसी सूरत में आई के बाद मेक की बजाय आप मेड लगा देंगे और बाकी ट्रांसलेशन वही रहेगा। आई मेड दिस कॉबलर मेंड दी शूज। जी आमतौर पर जब हम बातें करते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम टेंसेस का सहारा लेते हैं। इसमें हर एक में टेंसेस नहीं होते। आपने ताहू देख लिया, तो अगर आप इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के तहत आप करेंगे तो यू कैन नेवर ट्रांसलेट दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश अनलेस अनटिल यू नो कॉजेटिव वर्ब। जब तक आपको कॉजेटिव वर्ब की पहचान और उसको ट्रांसलेट करने का ये तरीका नहीं आता होगा, आप ऐसे जुमले को कभी भी इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते ठीक तरीके से। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपने पास्ट के फार्मूले के मुताबिक किया। अगर इसी को ही मतलब इसका फार्मूला ये हुआ ना, इसका तर्जुमा जो है ट्रांसलेशन, मैंने इस मोची से अपने का जिक्र नहीं है, सॉरी, जूते मरम्मत करवाए। अब ये करवाए पास्ट है, तो अगर फ्यूचर हो तो उसका तर्जुमा वो क्या होगा, मैं इस मोची से अपने जूते मरम्मत करवाऊंगा। ठीक है, मैं वो तर्जुमा लिख लिया, आप खुद ही लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा। तो इंग्लिश में क्या होगा, आई शैल या विल, आई के साथ शैल लगता है, आप आइल भी लिख सकते हैं, मतलब ब्रीफ फॉर्म ऑफ शैल या विल, आई के बाद डबल एल लिख दीजिए अपॉस्ट्रोफी डालकर, वो भी एक ही बात है। ठीक है, आई शैल मेक। अब ये देखिए प्रेजेंट की तरह पहली फॉर्म लगेगी, जैसे विल मेक और शैल मेक है ना, तो आपने आई के साथ शेल लगाया। अगर वी होता तब भी शेल लगता, और उसके अलावा जितने भी आपके पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनके साथ अपने विल मेक लगाना है। तो यहाँ आपने शेल मेक लगाया क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट था, जो डूअर है, वो आपका, या काम करवाने वाला बल्कि आप कह सकते हैं, वो आपका आई है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। आई शैल मेक दिस कॉबलर मेंड दी शूज। जी स्टूडेंट्स, इस तरह से ये आपने फ्यूचर में भी कर लिया। और ये हमने जो तीनों सेंटेंसेस हैं, ये फार्मूला ए हम इसको कह सकते हैं। और वो फार्मूला ए क्या है कि जब हमें ये मालूम है कि हम काम किससे करवा रहे हैं। दूसरा हमारा बी जो केस है वो ये है कि जब हमें ये नहीं मालूम कि काम किससे करवा रहे हैं, ऐसी सूरत में आपका बी फार्मूला जो होगा वो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, और सब्जेक्ट के बाद आप या गेट लगाएंगे, या आप गॉट लगाएंगे, या आप विल गेट लगाएंगे, उसी तरह ही टेंसेस के मुताबिक। ठीक है, विल गेट, और देन आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद आप जनाब वर्ब लगाएंगे, और वर्ब की जो फॉर्म होगी वो होगी आपकी थर्ड फॉर्म। ये आपने नोट फरमा लेना है। और ये किस सूरत में, जब मालूम ना हो कि काम किससे करवाया गया है। जब मालूम ना हो कि काम किस से करवाया है। और ये केस था जिसमें हमें मालूम था कि मोची से। अब सिर्फ एक सेंटेंस है आपके पास, और वो क्या है, इसी को हम एग्जाम्पल बना लेते हैं, यही जुमला इसमें भी, मैंने जूते मरम्मत करवाए, या मैं जूते मरम्मत करवाता हूँ, या ये कि मैं जूते मरम्मत करवाऊंगा।
अब ये नहीं हमें पता कि किससे करवाने हैं, किस मोची से या इस मोची से या किसी आम बंदे से। हमने जूते मरम्मत करने वाले का इस सेंटेंस के अंदर कहीं पर हमें सुराग नहीं मिल रहा, तो ऐसी सूरत में ट्रांसलेट करेंगे आप सब्जेक्ट के बाद गेट गॉड या विल गेट लगाकर ऑब्जेक्ट और देन वर्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट इसमें मैंने, आई, और क्या है करवाऊंगा, करवाए, आई गॉट द शूज, ऑब्जेक्ट है जो काम हो रहा है, मेंडेड, आई गॉट द शूज मेंडेड, आई गॉट द शूज मेंडेड, मैंने जूते मरम्मत करवाए। अगर होता कि मैं जूते मरम्मत करवाता हूं तो आई गेट, पहली फॉर्म लगेगी प्रेजेंट डेफिनेट में, आई गेट द शूज मेंडेड। और अगर हो मैं जूते मरम्मत करवाऊंगा तो फिर आइल यानी आई विल या शेल, जैसे कि यहाँ पर फार्मूले में लिखा है आइल गेट द शूज मेंडेड। अब डियर स्टूडेंट्स, ऐसे आप छोटे छोटे सेंटेंसेस लेते जाइए और उनको दो हिस्सों में बांट लें। कैसे? नंबर 1, आपको मालूम हो कि काम किससे करवा रहे हो तो उसमें ये फार्मूला लगा दीजिए। नंबर 2, ऐसे कुछ सेंटेंसेस आप अपने माइंड में लाइए, बुक से तलाश कीजिए जिनमें आपको मालूम हो कि काम करवाया जा रहा है लेकिन ये मालूम नहीं कि किससे करवाया जा रहा है, तो डियर स्टूडेंट उसमें फार्मूला नंबर 2 मीन्स फार्मूला बी लगा दीजिए और इनको ट्रांसलेट कीजिए और इस तरह प्रैक्टिस कीजिए और खूब कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही परफेक्शन पाते जाएंगे। मुझे उम्मीद है आज का ये टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। अगर ऐसा ही है और आपने फर्स्ट टाइम हमारा ये लेक्चर सुना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स जो हैं वो आपको मिलते रहें और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती रहे। होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।